कहानी की शुरुआत में हमें एक उजाड़ दुनिया दिखाई गई है। दुनिया में कई लोग महामारी के कारण मर चुके हैं। जिस संक्रमण ने इंसानों को मारा, उसका जानवरों पर कोई असर नहीं हुआ। अब सड़कों पर यातायात नहीं था, कारखाने बंद थे। लंबे समय से प्रदूषण न होने से प्रकृति ने धरती को पुनर्जीवित कर दिया था। हर जगह हरियाली फैल रही थी, इसलिए जानवर इस वातावरण में बहुत आराम से रह रहे थे। और इस धरती पर बहुत कम लोग ही जीवित हैं जो जीवित रहना जानते हैं। उन कुछ लोगों में से हम एक व्यक्ति को भी देखते हैं, एडी। वह बचपन से ही अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन महामारी के कारण उसकी माँ की मृत्यु हो गई और वह बच गया क्योंकि उसके चाचा उसे बचपन से ही जीवन रक्षा की किताबें भेजते रहे थे। और उन किताबों की वजह से ही एडी आज जिंदा है। वह अब अपने घर में नहीं रहता क्योंकि उसका घर गंदगी से भर गया है। सिर्फ उसका घर ही नहीं, यहाँ की हर चीज़ बहुत खराब हो गई है। वह अपने घर के बाहर एक छोटे से बंकर में रहता है। उसके पास खाने पीने का कुछ सामान है, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए वह रोज़ाना अपनी साइकिल पर बैठकर आसपास के इलाकों में खाने पीने का सामान और ज़रूरत की चीज़ें ढूंढने जाता है। और इस काम के दौरान घर में लाशें मिलना उसके लिए आम बात हो गई है। एडी भी अपने इलाके में रहने वाला एक अकेला इंसान है और उसने अपना पूरा इलाका छान मारा है। जैसे ही उसके इलाके में ज़रूरत की चीज़ें खत्म हो जाती हैं, उसके पास सिर्फ एक साइकिल रह जाती है। वह दूर भी नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे डर है कि अगर दूर जाने पर उसे कोई व्यक्ति मिल गया तो शायद वह उसे भूखा मारकर खा जाएगा। बेचारा एडी अपनी जिंदगी से बहुत ऊब चुका था। वह समय बिताने के लिए अपना मोबाइल भी नहीं चला सकता था क्योंकि दुनिया में बिजली नहीं थी और न ही ऐसे लोग थे जो बिजली बनाते थे। उसके पास जितनी भी किताबें थीं, उसने सब पढ़ ली थीं और अब वह अपना समय बिताने के लिए बागवानी करता है। बहुत मेहनत के बाद वह कुछ सब्जियां उगाने में सफल हो गया और इसलिए वह बहुत खुश था। रात में वह चांदनी रात में लेटा रहता है और अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह डर जाता है और अपने बंकर में वापस चला जाता है। सुबह अपनी दिनचर्या के अनुसार वह अपनी साइकिल लेकर ज़रूरी सामान की तलाश में निकल पड़ता है। उसे एक घर की छत पर एक छोटा सा सोलर पैनल मिला। ये देखकर पूपू बहुत खुश हुआ। वह उसे घर ले आया और उससे अपना फ़ोन चार्ज किया। फ़ोन चार्ज करने के बाद वह गाने सुनता है और जितना हो सके उतना आनंद लेता है। इसके बाद वह अपने फ़ोन पर अपनी माँ का वीडियो देखता है और बहुत दुखी हो जाता है। वह बहुत दिनों बाद अपनी माँ को देख रहा था, लेकिन फिर भी उससे बात नहीं कर पाया। वह तब तक ये वीडियो देखता रहता है जब तक उसका फ़ोन बंद नहीं हो जाता। उसके बाद वह वापस बगीचे में जाता है और पाता है कि रात में जो आवाज़ें उसने सुनी थीं, वे जानवरों की आवाज़ें थीं और उन जानवरों ने उसकी उगाई हुई सारी सब्जियां नष्ट कर दी थीं। ये सब देखने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। अब वो इन सब्जियों के बीज इकट्ठा करता है। वो उनसे फिर से सब्जियां उगा सकता था, लेकिन फिर से खाने के लिए उसे बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता। ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। उसके घाव से खून भी निकल रहा था, जिससे उसमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। उसकी मौत भी हो सकती थी, इसलिए वह अपनी कुछ जीवित रहने की किताबें निकालता है और अपने लिए दवा बनाता है और उसे अपने घाव पर लगाता है। रात में वह अपने चाचा चाची की फ़ोटो देखता है और सोचता है कि वे भी जीवित होंगे। मैं उनकी वजह से जीवित बचा हूँ और वे इतने अच्छे से जीवित होंगे। अब वह सोचता है कि क्यों न मैं भी उनके पास चला जाऊं। ऐसी जिंदगी शायद थोड़ी आसान हो, लेकिन चक्कर लगाकर ऐसा करना मुश्किल था। वह पहले पूरी योजना बनाता है। रोड मैप के जरिए वह एक रास्ता तय करता है। इस रास्ते से होते हुए वह अपने चाचा के घर जाएगा, जिसमें 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ये रात अब उसके लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उसे अपना घर छोड़ना था, जहां वह बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर रहा था। खैर, अगली सुबह वह निकल जाता है। वह सुबह से शाम तक साइकिल चलाता था। रात को वह टैंक में सोता था।
और रास्ते में खाने पीने की जो चीजें मिलती थी उनसे वह अपना काम चलाता था। और अच्छी बात ये थी कि अगर एडी को रास्ते में कोई बिल्डिंग मिल जाती तो वहां से भी कुछ चीजें व्यवस्थित हो जाती। एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक रात जब वो उठता है तो देखता है कि हिरन ने उसका सारा पानी बर्बाद कर दिया है। साथ ही हिरन ने उसका सोलर चार्जर भी तोड़ दिया है, जिसकी मदद से वह अपना फोन चार्ज कर पाता है। ये देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वह अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां व्यर्थ में इस्तेमाल कर देता है, जिसके बाद उसे बहुत पछतावा होता है। उसने क्या किया? वह आगे बढ़ता रहा और रास्ते में उसे एक नदी मिली, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि पानी का फिर से इंतजाम हो गया था। पानी इकट्ठा करके वह वहां से चला गया और एक कच्ची सड़क पर चढ़ गया। वह साइकिल तेजी से चला रहा था। अचानक उसकी साइकिल एक गड्ढे में गिर गई। ये गड्ढा कुछ चीजों से ढका हुआ था। इसका मतलब साफ था कि किसी ने ये जाल बिछाया था। वो इस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। उसने बहुत सारे पटाखे जलाए कि कोई उसकी मदद करने आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह उसे पता चलता है कि कोई उसे देख रहा है। एडी बिना सोचे समझे उस पर गोली चला देता है। वह व्यक्ति एक लड़की थी और वह एडी की गोली से बच गई। ये लड़की एडी से कहती है, मुझे अपने हथियार दो, तभी मैं तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकलने में मदद कर पाऊंगा। पहले तो एडी उसकी बात नहीं सुनता, लेकिन जब उसे लगता है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, फिर वह उस लड़की को बंदूक थमा देता है। लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं है कि वह उस लड़की को गोलियों वाली बंदूक थमा दे, और वह लड़की उसे मार देती है। बंदूक लेने के बाद ये लड़की एडी से कहती है, तुम साबित करो कि तुम संक्रमित व्यक्ति नहीं हो। इस पर एडी अपनी शर्ट ऊपर करके उसे दिखाता है। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था जो संक्रमण के कारण हो। ईवा भी अपना शरीर दिखाती है और उसे आश्वस्त करती है कि उसे भी किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं है। ईवा अब एडी को गड्ढे से बाहर निकालती है और उसे गोलियां देने को कहता है, लेकिन एडी मना कर देता है। ये लोग सो जाते हैं और जब एडी सुबह उठता है, ईवा ने उसकी गर्दन पर चाकू रखा हुआ था। वो उससे गोलियों के बारे में पूछ रही थी। जैसे ही एडी उसे गोलियों के बारे में बताती है, वो बंदूक में गोलियां डालकर वहां से भाग जाती है। एडी को कुछ समझ नहीं आता, ईवा ने ऐसा क्यों किया। अचानक उसे 3 लोगों की आवाज सुनाई देती है। उसे समझ में आता है कि ईवा इन लोगों से बचकर भागी है। इन तीनों के पास हथियार थे और ये तीनों बहुत क्रूर दिख रहे थे। उन्हें बचाने के लिए एडी घास में छिप गया। दूसरी तरफ ईवा पेड़ पर थी और वे तीनों गंदे नहीं थे, जबकि इन लोगों ने एडी के शिविर को यहाँ देखा था। ये लोग जानना चाहते थे, इस कैंप में कौन होगा। एडी सोचता है कि इस कैंप के मालिक का पता लगाने से ये लोग सामने वाले पेड़ पर बैठ जाएंगे। उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, तो वह जल्दी से अपने शरीर पर कुछ संक्रमण जैसे निशान बना लेता है और ऐसी जगह चला जाता है जहां उसके शरीर पर कोई निशान न हो। जहां उसके शरीर पर कोई निशान नहीं है, वहां से उसे देखा गया। जब ये लोग उसके करीब पहुंचे तो उन्हें लगा कि एडी संक्रमण के कारण मर चुका है, यानी एडी की योजना काम कर गई। अब जब इन लोगों को कैंप के बारे में पता चल गया था तो वे वहां से चले गए। एडी और ईवा ने फिर से अपना कैंप लगाया और यहाँ एडी को पता चला कि ईवा गर्भवती है। वो ईवा से उसके पति के बारे में पूछता है, जिस पर वह बताती है कि वह मर चुका है। ये लोग उन आदमियों से बचने के लिए एक खंडहर में छिप जाते हैं, जबकि वह आदमी इन लोगों का खाना खा रहा था। एडी दूर से जाकर 2 साइकिलों का इंतजाम करता है और उसने तय किया कि अब वह ईवा को अपने साथ ले जाएगा। यात्रा के आधे रास्ते में एडी ने तय कर लिया था कि उसे अपने चाचा के पास जाने में सिर्फ 1 हफ्ते का समय लगेगा, लेकिन ईवा उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके अनुसार एडी के चाचा जिस इलाके में रहते थे वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। लेकिन एडी को अपने चाचा पर पूरा भरोसा था। उसने ईवा से कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं भी आओगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा।
अब चूंकि ईवा के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह भी राजी हो गई। दोनों चले गए। ईवा को ठीक से साइकिल चलाना नहीं आता था, इसलिए उन्हें बहुत समय लग रहा था, लेकिन एडी ने उसका पूरा साथ दिया। अब उनकी दिनचर्या ये थी कि वे दिन भर साइकिल चलाते, थोड़ा शिकार करते और रात को अपने शिकार को पकाकर खाते। क्योंकि जो पहला खाना उन्हें मिलता था उसे 2-3 लुटेरे लूट लेते थे। लेकिन एडी फिर भी खुश था, क्योंकि कम से कम उसे ईवा के रूप में एक साथी तो मिल गया था। एडी को ईवा पसंद आने लगी थी, इसलिए अब उसे सब कुछ बहुत सुंदर लगने लगा था। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वे 3 बुरे आदमी अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे। एडी ईवा का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए ईवा भी एडी को पसंद करने लगी थी। रास्ते में ईवा और एडी को एक तालाब मिलता है। एडी तैरने के लिए तालाब में कूद जाता है। जब वह तालाब से बाहर आता है तो देखता है कि उसके पीछे एक साथ 3 आदमी खड़े हैं, जो उससे ईवा के बारे में पूछते हुए कह रहे हैं कि हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम बस हमें ईवा के बारे में बताओ और ईवा को हमारे हवाले कर दो। हम ईवा को नहीं मारेंगे, क्योंकि ईवा उनके लिए एक संसाधन की तरह काम कर रही है। जो बच्चा पैदा होगा वे उसे खा लेंगे। एडी को अब समझ आ गया था कि ईवा उससे दूर भाग रही है, और वो एडी से फिर से बात कर रहा था और कह रहा था कि अगर तुम्हें ये जिंदगी प्यारी है तो ईवा को छोड़ दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे, क्योंकि बचने के खेल में कोई मुकाबला नहीं होता। इतनी बुरी बातों के बावजूद एडी डरता नहीं है। वो ईवा को लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है और आखिरकार कुछ दिनों की यात्रा के बाद